हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने अब तक मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर कोऑर्डिनेट वर्ड आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो फिर मैंने आपको कहा कि व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। There are of two types. One is double salt, another one is complex or coordination compounds. Double salts are also known as lattice compounds. Double salts are those addition or molecular compounds which lost their identity in aqueous solution, but their properties remain the same before and after dissociation. Example मैंने कहा कार्नोलाइट KCl MgCl2 6 times water, Mohrs salt FeSO4 NH4 whole twice, NH4 whole twice, SO4 6 times water, potassium K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 times water. इसी तरह क्रोम एलम है। फिर मैंने कहा कि coordination compounds or complex compounds are those inorganic compounds which do not lose their identity in aqueous solution or any other solvent, but their chemical properties vary. तो फिर मैंने आपको ये भी कहा कि मेन पार्टिसिपेटिंग रोल जो है वो मेटल चाहे पॉजिटिव हो या चाहे न्यूट्रल हो, उनके लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसमें हम देखते हैं। फिर हमने जो कॉम्प्लेक्स बनाया यूजुअली K4FeCN होल 6 मैंने कहा, उसमें मैंने कहा कि आउटर स्फीयर कौन है, इनर स्फीयर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मेटल क्या एक्ट करता है, लिविस एसिड, लिगेंड क्या एक्ट करता है, लिविस बेस। तो यहां तक मैंने आपको बताया। देखिए अब इसके बाद जो ये दूसरा लेक्चर आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो इसमें मैंने आपको कहा कि अगर हम फॉर एग्जांपल K4FeCN होल 6, तो मैंने आपको ये कहा कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं आउटर स्फीयर। इसको क्या कहते हैं, आउटर स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला, लेक्चर नंबर 1 में। और ये जो इसका है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इनको कहते हैं बेटा लिगेंड्स। इसको बेटा इस पोर्शन को कहते हैं इनर स्फीयर। इसको इनर स्फीयर कहते हैं। और ये जो है बेटा इसको हम कहते हैं इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी मैंने कहा आपको। यहाँ पे ये जहाँ पे चार्ज अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और एनायोनिक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है ना बेटा। तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब हमारे पास बेटा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा इस तरीके से Ml6, यहाँ पे आपको पता है बेटा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमें इसको हम बेटा कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम बेटा देख रहे हैं कि जो 6 के 6 लिगेंड्स है उनका नेचर सेम है।
बात समझ में आ रही कि सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ligands attached to central metal ion, coordination complex are classified into two groups. One is known as homoleptic complex, and second one is known as heterolytic complex. तो बेटा जहां पे आपको ये दिख रहा है कि लिगेंड जो है इनका नेचर सबका एक जैसा है, एक समान है, अगर इस तरह है बेटा Ma6, या कहीं पे इस तरह है बेटा MB6 है, या कहीं पे इस तरह है MZ6, तो इसमें बेटा हम देख रहे हैं इन लिगेंडों का नेचर इसमें एक तरह के लिगेंड्स है, तो इनका जो नेचर है वो एक समान है, तो इनको बेटा कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इनको कहते हैं, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बेटा के। सो व्हाट आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? दीज आर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन विच ligands attached to central metal ion or of same nature. So what are these homoleptic complex? These are those complexes in which ligands attached to central metal या central metal ion or of same nature जिनका एक नेचर है, जो मैंने कहा अगर एग्जाम्पल बहुत सारी मिलेगी बेटा, अगर इस तरह है CONH3 6, इसको हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, अब छोड़िए नाम फिलहाल, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहते हैं, तो इनमें एक समान क्या है लिगेंड्स, वो क्या है NH3, फिलहाल आप याद रखिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। सो अगर हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स attached to central metal atom or central metal ion, complexes are of two types. One is known as homoleptic complex. Homoleptic complex are those complexes in which ligands attached to central metal atom are of same nature, ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये हो गया। अब इसके बाद बेटा आ रहा है heteroleptic complex। heteroleptic complex किनको कहेंगे? These are those complexes in which ligands attached to central metal ion or of different nature means they are not identical in nature। तो ये इस तरह है, अगर यहाँ पे बेटा M है, यहाँ पे A4 है, यहाँ पे B2 है, या बेटा इस तरह है यहाँ पे MX3 है, Y3 है, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, तो इनका एक समान नेचर नहीं है, ABCD इस तरह भी है, ठीक है बेटा कि नहीं है। जहां पे जो लिगेंड्स अटैच है, लिगेंड वर्ड आ गया लिगर लातूनी वर्ड, तो बाइंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो यहाँ पे एक समान लिगेंड्स नहीं है, इसमें जो बेटा है एक टाइप का नेचर का लिगेंड है, दूसरा बी टाइप है, इसमें एक्स है, इसमें ये है, इसमें ये है, अगर इसमें है MABCDEF, ठीक है ना, सारे के सारे लिगेंड्स क्या है, सबका नेचर बेटा डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर बेटा इस तरह लेंगे फॉर एग्जांपल CONH3 4 ठीक है बेटा कि नहीं है, Cl, इसको बेटा कहते हैं, नाम तो फिलहाल आप छोड़िए, यहाँ पे टेट्रामीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि नहीं आ रही? ठीक है ना, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पे किस में है, अभी तो आपको ये समझ नहीं आएगा थर्ड में, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव चढ़ेगा, तो यहाँ पे आएगा रोमन न्यूट्रल। अब छोड़िए उसको, अभी नाम के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा ये डिफरेंट इनका नेचर है, ये अमाइन है, ये क्लोरीन है, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स देंगे। और जब हम नेमिंग भी फिर देखेंगे डिफरेंट
जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इसमें बेटा देखेंगे। सो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें आइडेंटिकल लिगेंड्स अटैच नहीं होते हैं, उनका नेचर डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। देखिए अब ये भी याद रखिए बेटा, अगर हमने कहीं पे Ml2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, जितने अटैच होंगे उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर Ml4 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है? फिलहाल आप ये याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि 4 लिगेंड्स अटैच है। अगर इस तरह होगा बेटा Ml6 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच है सेंट्रल मेटल आयन के साथ? 6 बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें कितने हैं? इसमें 2 है, ठीक है ना। इसकी शेप लीनियर होती है, इसमें स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल भी होते हैं, इसमें बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब छोड़िए वो बात, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? अगर आपको अब यहाँ पे बेटा एक चीज है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अगर हमने मेटल लिया, मेटल के साथ हमें किसको बेटा, किनको लेना है? लिगेंडों को लेना है। मतलब कितने लिगेंड्स, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अगर किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का 6 है, तो इसका मतलब इसका n का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? वेरी हो रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं? जब हमने इसको बनाया तो ये क्या बनेगा? MLN बन गया कि नहीं? क्योंकि मेटल भी है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना बेटा। अब इसमें बेटा 2 चीजें कब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एक आता है बेटा थर्मोडायनेमिक फैक्टर, एक आता है बेटा थर्मोडायनेमिक फैक्टर, और दूसरा बेटा आता है काइनेटिक फैक्टर। दूसरा बेटा आता है काइनेटिक फैक्टर। एक बेटा आता है इसमें थर्मोडायनेमिक फैक्टर और दूसरा बेटा आता है काइनेटिक फैक्टर, ठीक है बेटा कि नहीं? अब थर्मोडायनेमिक फैक्टर जो है बेटा, वो हमें दर्शाता है कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। थर्मोडायनेमिक हमें समझाता यही है, कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है, कोई स्टेबल है या अनस्टेबल। ये बेटा स्टेबल या अनस्टेबल का मतलब क्या है? जो बहुत अरसे तक रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो रहेगा, मान के चलिए, तो उसको हम कहेंगे ये स्टेबल है। जो डिकम्पोज हो जाएगा, जो टूट जाएगा, जो डिसोसिएट हो जाएगा, उसको बेटा हम कहेंगे अनस्टेबल। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये दर्शाता है यहाँ पे ये कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसमें बहुत सारे फैक्टरों का योगदान होता है। उसमें हम देखते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, उसमें स्टेबिलिटी कंसेप्ट आता है बेटा, उसमें बेटा आता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है बेटा कि नहीं है? मतलब बॉन्ड एनर्जी, जहां पे बेटा मेटल और लिगेंड आपस में स्ट्रांगली बाय कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा कि नहीं? जहां पे बॉन्डिंग अच्छी होगी, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, वहां पे बेटा क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स हमें वही दर्शाता है, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसको हम कहेंगे ये स्टेबल है, ठीक है बेटा कि नहीं है। जो विद इन सेकंड्स है, विद इन मिनट ही टूट जाएगा, तो उसको हम बेटा कहेंगे अनस्टेबल। जो कम से कम रहेगा घंटा 2 घंटा आधा, तो उसको कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी है, इसको इस पे हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। जो रहेगा ही नहीं तो उसको क्या करेंगे? अब थर्मोडायनेमिक फैक्टर मैंने कहा, और उसमें बेटा आता है स्टेबिलिटी कंसेप्ट भी। क्या आता है? स्टेबिलिटी कंसेप्ट। हालांकि ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अभी पहले नेमिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद आता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट केसी, या आता है क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी हम उसको कहते हैं केसी। वो मैं बाद में वो भी समझाऊंगा, मगर थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ये दूंगा आपको। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर आता है बेटा काइनेटिक फैक्टर। काइनेटिक्स में आपने पढ़ा ही है कि काइनेटिक्स हो गया एट व्हाट रेट कोई चीज बनना। हमें पता है काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म बाय व्हिच दीस रिएक्शंस प्रोसीड। उसमें हम बेटा देखते हैं कि काइनेटिकली ये फेवरेबल है कि नहीं है, मतलब ये किस रेट पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
ठीक है बेटा कि नहीं है, मैकेनिज्म क्या है, क्या हो रहा है, किन स्टेपों में ये कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो हमें दर्शाता है कौन सा, काइनेटिक फैक्टर, ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अब उस मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको कहूंगा फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमने m प्लस एल लिया, ये सिंपल मैं कहूंगा यहाँ पे मान के चल गया, मान गया ml, ठीक है ना, फिर मैं ml लूंगा और एक और लिगेंड लाऊंगा, फिर बन गया यहाँ पे ml2, ठीक है ना, फिर मैंने एक और ml2 लिया, फिर एक और l लिया, फिर मैंने बनाया बेटा ml3, ठीक है बेटा कि नहीं है, हाँ ml3, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिलहाल में फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं mln-1, तो ये छोड़े फिलहाल, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि, ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरह दिखाना था। अब यहाँ पे बेटा जो आता है हमारे पास, क्या आता है, स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसका 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 2 है, इसका 3 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हमें पता है, अगर हम देखेंगे बेटा वो किसके बराबर आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर K1 रखेंगे वो बेटा आएगा ml अपान, और ये क्या है बेटा m और l, कंसंट्रेशन ऑफ m और l, ठीक है ना बेटा। फिर K2 में हम क्या देखते हैं बेटा ml2, ये फिलहाल मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको कहते हैं, या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसमें हम अल्फा बीटा लेते हैं, वो देखेंगे, बात की बात है। फिलहाल थोड़ा बहुत मैं आपको ये हिंट यहाँ पे दूंगा। अब यहाँ पे बेटा इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे हमें बना ml और l है, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर इसी तरह अगर K3 है तो उसमें क्या आएगा ml3, वो क्या आएगा बेटा ml2, वो क्या आएगा बेटा l आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मान के चलिए हमें 4 वाला बनाना है, तो वो क्या आएगा ml3 प्लस l, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा क्या है K4, ये क्या आएगा ml4, वो क्या आएगा बेटा K4 ml4 अपान ml3, और क्या आएगा बेटा l। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मुझे आप बताइए ये कि यहाँ पे कह रहा है ये कि आप ये सीधी ये बात थोड़ा बहुत समझो आप, ये आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैंने किया बेटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना हमारा ये प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि K किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में इसके, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब इन्होंने ये नहीं बनाया है उतना, ठीक है कि नहीं है। अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कि फिर इसकी कंसंट्रेशन में हम देख रहे हैं ये ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां तक तो ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेबिलिटी कंसेप्ट की बात आती है, तो स्टेबिलिटी कंसेप्ट में हम देखते हैं ये कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी तो इसका मतलब ये है कि K वैल्यू ज्यादा होगा। इसी तरह अगर इसमें हम बेटा देखेंगे तो ये इसका ये क्या कहते हैं इसको, हाँ अब ये तो समझ आ गया। तो इसका मतलब जब K वैल्यू ज्यादा होगा, मोर द वैल्यू ऑफ K, मोर द वैल्यू ऑफ Kc, या K1 या Kc रखेंगे, K1 ही रखेंगे क्योंकि फिर उसके बाद K2। अब मोर द वैल्यू ऑफ K1, मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। और इसमें भी याद रखिएगा कि K1 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू K2 K3, क्योंकि जब दूसरा लिगेंड आता है तो इनके दरमियान रिपल्शन हो जाएगी। जब एक और लिगेंड आएगा वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगी, जब एक और लिगेंड आएगा वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा, वहां पे हमें थोड़ी बहुत एनर्जी ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब K1 इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K2, एज कंपेयर टू K3, एज कंपेयर टू K4, ठीक है बेटा कि नहीं। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। अब ये जो जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, जब भी बेटा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है मेटल और लिगेंड के बीच, किसके बीच, यानी मेटल आता है और यहाँ से बेटा आता है लिगेंड, ठीक है ना। तो इस पे भी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स। नंबर फर्स्ट फैक्टर है बेटा इसका भी, नंबर फर्स्ट बेटा इस पे भी डिपेंड करता है। जितना इस पे चार्ज ज्यादा होगा, जितना इसका साइज बेटा क्या होगा, जितना साइज कम होगा, छोटा साइज होगा,
चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, जितना छोटा होगा ये और चार्ज मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होगा तो वहां पे बेटा क्या होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब जितनी चार्ज डेंसिटी मेटल पे ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा, तो उस हिसाब से बेटा हमें पता है यह है। उसमें हालांकि इसी पे अगर हम ट्रांजिशन मेटलों की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बेटा देखेंगे मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, ठीक है बेटा कि नहीं है, Fe2 पॉजिटिव है, CO2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना, Cu2 पॉजिटिव है मगर यहां पे ग्रेटर देन है 2 पॉजिटिव। ये थोड़ा बहुत याद रखना, ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, इरविंग विलियम ने दिया, इरविंग विलियम्स ने दिया, ये विलियम्स ने दिया, इरविंग विलियम्स ने दिया। तो उसने ये कहा कि जितना हम बेटा यहां तक जब हम जाते हैं ना, साइज क्या हो रहा है, साइज साइज कम हो रहा है। जब साइज, क्योंकि जब हम अक्रॉस पीरियड जाते हैं व्हाट विल हैपन टू साइज, आयनिक रेडियस को क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही है। मगर यहां तक कॉपर का आयनिक रेडियस ज्यादा है जिंक से, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें अगर हम देखेंगे फिर कौन सा बनाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अगर ज्यादा कौन सा बनाएगा, फिर इसका काम है किससे ज्यादा ये बनाएगा, इससे ज्यादा ये बनाएगा, इससे ज्यादा बेटा ये बनाएगा, इससे ज्यादा ये बनाएगा, मगर इसका साइज इससे क्या है, मतलब ये इसका साइज बेटा क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब यही क्या बनाएगा, इससे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसका स्टेबल बनेगा। तो ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे ये थोड़ा ये ऑर्डर आप याद रखना, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो वो याद रखना। इसी को इरविंग विलियम्स ने दिया, नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जितना साइज बेटा क्या होगा, छोटा होगा, आयनिक रेडियस जितनी कम होगी उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल। तो सबसे किसका फिर होगा, फिर इसका ज्यादा स्टेबल होगा, जिंक का इससे कम है क्योंकि उसकी आयनिक रेडियस इससे ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा बेटा, दूसरा फैक्टर इस पे डिपेंड करता है लिगेंड का भी, ये भी आगे चलकर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, मगर थोड़ा बहुत जब हमने कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उठाए तो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब आयनिक रेडियस कम होगी, तो उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे, अब दूसरा प्ले रोल करता है लिगेंड। जितनी उसकी बेसिसिटी होगी उतना वो क्या होगा, जितना उसका साइज बड़ा होगा उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अच्छी खासी होगी, बेसिसिटी अच्छी होगी, तो उस वक्त भी बेटा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मेरे पास बेटा है K4 FeCN6 और बेटा है K3, अभी आप इसी तरह ये याद रखो K3CN6, हालांकि इसको कहते हैं बेटा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसको बेटा कहते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 6 है, 3 नेगेटिव। अब छोड़िए फिलहाल, ये आपको समझने आएगा जिन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी नहीं समझी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा बेटा, यहाँ पे बेटा ये जो है ये 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे बेटा ये जो है, यहाँ पे बेटा ये किस में है, ये 3 पॉजिटिव में है। ये यहाँ पे बेटा है फेरस में, Fe2 पॉजिटिव, ये फेरस में है बेटा। और ये जो बेटा है ये किस में है, ये फेरिक में है। ये किस में है बेटा, ये फेरिक में है। अब इसमें भी मैंने कहा कि जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा डेंसिटी होगी, तो फिर किसकी ज्यादा है बेटा, फिर ज्यादा इसकी है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ये सेकंड रखा हमने, ये फर्स्ट है, तो ये मोर स्टेबल देन है, मोर स्टेबल देन है, ये क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट से। फर्स्ट से क्यों, अगर आपसे कोई भी पूछेगा क्यों इसमें ये है, क्यों है इसमें, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि ये स्टेबल है क्योंकि इस पे 3 पॉजिटिव है, इस पे बेटा कितना है, 2 पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? देखिए आप, अभी तो ये हमने, अभी तो ये सिखानी चीजें है। So what are coordination compounds? Coordination compounds are those inorganic compounds in which we study coordination compounds. फिर उसके बाद हम according to kinetics हम देखते हैं
what is the mechanism behind the formation of these coordination compounds. फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ गई, ठीक है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद कहा व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज नोन एज लैट्स कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स, अनदर वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Double salts are those addition or molecular compounds which lost their identity in aqueous solution or any other solvent, but their chemical properties remain same before and after dissociation. As far as this complex or coordination compounds are concerned, they do not lose their identity in aqueous solution, but their chemical properties vary before and after dissociation. As far as examples of double salt are concerned, we have carbonate KCl, MgCl2 6 times water, K2SO4Al2, SO4 whole thrice 24 times water, potash alum, FeSO4 NH4 whole twice, SO4 6 times water, Mohr salt. As far as coordination compounds are concerned, we know that it is composed of ligands and central metal ion. So whenever there is a bond, coordinate bond is formed between central metal ion and this ligand, complex is formed. The complex may be neutral, it may be cationic, or which is also known as positive complex, or it is also known as anionic complex or negative complex. As far as this whole coordination complex is concerned, it is composed of two parts. One is known as inner sphere. Inner sphere, in which what is coordination number? The number of ligands attached to central metal ion is known as coordination number. What is oxidation state? Overall charge on the complex is the balance between the charge of this metal, central metal or metal, and number of ligands, whether they are of same nature or of different nature, whether the ligands carry positive charge, negative charge, or neutral in nature. As far as this formation of coordination compounds is concerned, two important factors play a big role in this formation of coordination compounds. One is kinetic factor, another one is known as thermodynamic factor. Thermodynamic factor is responsible for stability or instability of a complex. There are number of factors on which this thermodynamic factors depends. One is bond dissociation energy, these stability constants. Another one is redox potentials. As far as this kinetic factor is concerned, kinetic factors are responsible for at what rate the formation of this coordination complex takes place, and what is the mechanism behind the formation of this coordination complex. तो बेटा ये मैंने कहा आपको. So in a coordination complex takes place in a number of steps. If we have metal and one ligand, it will form Ml. When Ml get added to another ligand, it forms Ml2, and so on. We know that first ligand is much more attractive than in second step ligand, because we know that if we increase the number of ligands, repulsive forces comes into account. तो ये मैंने बेटा यहां तक आपको बताया. अब देखेंगे, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा यहां पे अब ये भी चीज है, यहां पे देखिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा देखेंगे, अब अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Ml6, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है. तो आप मुझे बताइए यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहां पे न्यूट्रल है, ये यहां पे मान के चलिए बेटा ये है, क्या कहते हैं इसको, Ml4 है फॉर एग्जाम्पल, ये भी न्यूट्रल है. यहाँ पे Ml2 है. तो जहां पे जीरो चार्ज होगा उनको बेटा हम कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस उनको कहते हैं. उनको हम बेटा कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है ना. अब देखेंगे बेटा यहां पे, अब इसमें ये पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है. ये भी मैंने कहा कि इसका 2 है लीनियर शेप, इसका 4 है वो टेट्राहेड्रल, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में या स्क्वायर प्लेनर, इसका ऑक्टाहेड्रल. ठीक है ना बेटा. अब देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज, अब जो हमारे पास लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स जो बेटा आ गए,
तो ये जो लिगेंड्स है, लिगेंड वर्ड जो आ गया वो लिगर मीन्स टू बाइंड या अटैच, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इन लिगेंडों में बेटा तीन टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक को बेटा हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, एक को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल लिगेंड्स। दूसरे को हम बेटा कहते हैं नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स, या इनको बेटा हम कहते हैं एनायोनिक लिगेंड्स, एनायोनिक लिगेंड्स। तीसरा बेटा आता है पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, या जिनको हम बेटा कहते हैं कैटायोनिक लिगेंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कैटायोनिक लिगेंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो तीन चीजें हमारे पास आ गई, एक आ गया न्यूट्रल लिगेंड, एक आ गया नेगेटिव और एनायोनिक लिगेंड, एक आ गया पॉजिटिव लिगेंड या कैटायोनिक लिगेंड। अब देखेंगे, अब आपको पता है ये मेटल जो होता है इसके पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उन ऑर्बिटलों में क्या होते हैं बेटा, उन ऑर्बिटलों में लिगेंड जो होते हैं वो क्या देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं। यूजुअली एक पेयर, कोई दो भी, वो बाइडेंटेड, वो छोड़िए ट्राइडेंटेड, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या दे रहे हैं इसको, लिगेंड्स इसको इलेक्ट्रॉन बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी मैंने कहा कि इसमें एक टाइप होता है बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स, एक होता है नेगेटिव लिगेंड्स, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड। इसका लिगर तो पता ही है आपको, लिगर मीन्स बाइंड या अटैच हो जाना, ठीक है ना। जिस तरह एक बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को एक अफेक्शन होती है अपने माँ के साथ, वो उससे ओझल नहीं मतलब होना चाहता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह एक लिगेंड और मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के दरमियान एक अटैचमेंट होती है। अब इसमें बेटा आता है, पहला आ रहा है, अब पहला आ रहा है बेटा इसमें, फॉर एग्जाम्पल अब पहला बेटा आ रहा है इसमें, ये क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल लिगेंड। क्या आता है, न्यूट्रल लिगेंड। व्हाट आर न्यूट्रल लिगेंड्स? न्यूट्रल लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स which carry no charge. The or those ligands or those ligands or those ligands which do not carry, which do not carry, which do not carry any charge, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, और दे आर और दे आर और दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ये क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल इन नेचर। तो इसमें बेटा अगर हम पहले देखेंगे वाटर, अब कहोगे वाटर के पास लोन पेयर दो है, मगर एटलीस्ट कितना देता है बेटा, एक वाटर। इसको पहले कहते थे बेटा एक्वो, अब मॉडर्न में आज कहते हैं एक्वा, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिलहाल कुछ याद रखिए, ठीक है ना बेटा। क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। इसके बाद बेटा आ रहा है NH3, आपको इसके पता है लोन पेयर है, इसको बेटा कहते हैं अमीन। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अमीन। इसको कहते हैं बेटा अमीन। क्या कहते हैं इसको बेटा, अमीन। अगर बेटा इस तरह CO होगा, ये भी इसको कहते हैं बेटा कार्बोनाइल, कोई चार्ज नहीं है। अगर बेटा CS होगा, इसको कहते हैं थायोकार्बोनाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर बेटा NO होगा, इसको कहेंगे नाइट्रोसाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अगर आपसे कोई भी, अगर आपको कोई भी पूछेगा अब जो वाटर है उसको क्या कहते हैं, नाम इन दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका नाम क्या है, तो इसको आप बेटा कहना एक्वा। क्या कहना, मॉडर्न क्या है, ये नहीं कहना, ये कहना एक्वा। अमीन, इसको क्या कहते हैं, अमीन। अगर ये होगा बेटा CO, तो इसको बेटा क्या कहते हैं, कार्बोनाइल, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर S होगा तो थायो का मतलब सल्फर हो गया, थायोकार्बोनाइल। अगर NO होगा तो इसको बेटा क्या कहेंगे, नाइट्रोसाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे और भी है, मगर आप फिलहाल थोड़ा बहुत ये याद रखिए। जहां पे आप वाटर देखोगे तो क्या है, एक्वा। जहां पे आप NH3 देखोगे तो अमीन। जहां पे आप CO देखोगे तो कार्बोनाइल।
जहां पे आप CS देखोगे तो थायोकार्बोनाइल, जहां पे NO देखोगे तो नाइट्रोसाइल, ठीक है ना। फिर से जहां वाटर देखोगे एक्वा, जहां NH3 देखोगे अमीन, जहां CO देखोगे कार्बोनाइल, जहां CS देखोगे थायोकार्बोनाइल, जहां NO होगे तो नाइट्रोसाइल। इन पे कोई चार्ज नहीं है, दे आर ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स। ये क्या है बेटा, ये है न्यूट्रल लिगेंड्स। अब देखेंगे, अब दूसरा बेटा है नेगेटिव लिगेंड्स या एनायोनिक लिगेंड्स, एन आयोनिक ligands. So what are anionic ligands? Anionic ligands are those ligands, anionic ligands are those ligands, those ligands which carries negative charge, which carries negative charge, नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हैं, कुछ दूंगा मैं। Cl है आपके पास बेटा, Br नेगेटिव है आपके पास, I नेगेटिव है आपके पास, H नेगेटिव है आपके पास, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। OH नेगेटिव है आपके पास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। Cn है आपके पास, SO4 2 नेगेटिव है आपके पास, इसी तरह O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अभी एक लिस्ट बनेगा इसमें, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे, या ये भी है C2O4 2 नेगेटिव। यहाँ पे मैं, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं फिलहाल आपको कुछ बताऊंगा। ये Cl नेगेटिव है, इसको बेटा पहले कहते थे क्लोरो, क्लोरो, इसको क्या कहते थे, ब्रोमो, ब्रोमो, आयोडो, आयोडो, इसको क्या कहते थे, इसको कहते हैं हाइड्राइडो, इसको क्या कहते हैं हाइड्राइडो, इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं साइनाइडो, या साइनो भी कहते हैं, साइनो, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको सल्फेटो, इसको ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, इसको क्या कहते हैं सल्फेटो, सल्फेटो, कुछ याद रखिए फिलहाल। अब इसको बेटा कहते हैं आजकल, ये भी चलेगा क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है कि नहीं, या फ्लोराइडो इसी तरह। ये पता ही है हाइड्राइडो है, हाइड्रोक्सो इसको कहते हैं, साइनाइडो कहते हैं, साइनो, इसको सल्फेटो, इसको बेटा कहते हैं ऑक्सलेटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी बहुत है, और इमाइडो, अमाइडो, ये क्या कहते हैं ऑक्सो, पर ऑक्सो, ठीक है बेटा कि नहीं है, कार्बोनेटो, ठीक है ना। इसी तरह ये है फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो, इसी तरह है थायो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो थोड़ा ये भी जहन में कुछ फिलहाल याद रखिए, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे Cl होगा तो क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइडो या ब्रोमो, आयोडाइडो या आयोडो, फ्लोराइडो या फ्लोरो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्सो, साइनाइडो, साइनो, सल्फेटो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर भी, अब इनमें क्या स्पेशलिटी होती है, इनके पास नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। जब लोन पेयर भी है, इसको लोन पेयर भी है, तभी इसका, अगर इस पे नेगेटिव नहीं होता तो फिर ये क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड। मगर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, हर किसी पे आप देख रहे हो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से लिगेंड्स है, जहां पे आपको ऐसे लिगेंड्स दिखेंगे तो आप इनको कहोगे ये नेगेटिव लिगेंड्स है, या इनको आप बेटा कहोगे ये एनायोनिक लिगेंड्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, अब आ रहा है कैटायोनिक लिगेंड्स, अब आ रहा है कैटायोनिक लिगेंड्स। अब कैटायोनिक लिगेंड्स को क्या कहते हैं, एक और नाम पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड। तो व्हाट आर दिस कैटायोनिक लिगेंड, कैटायोनिक लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स, और those ligands which carries positive charge, which carries
विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, जो क्या कैरी करते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि ना? जरा कुछ याद रखिए फिलहाल, NO पॉजिटिव, इसको बेटा क्या कहते हैं, इनमें आई आता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, ये है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है बेटा कि नहीं? इसी तरह अगर बेटा ये होगा NH2 को कहते हैं हाइड्रोजीनम, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन कहते हैं, सॉरी इसको हाइड्रोजीन कहते हैं। अगर NH2 NH3 होगा पॉजिटिव चार्ज, या इस तरह भी N2H5 पॉजिटिव चार्ज, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? On the basis of charged ligands are of three types. One is known as neutral ligand or uncharged ligand. Number second is known as cationic ligand or positive ligand. Number third is anionic ligand or negative ligand. So neutral ligands are those ligands which do not carry any charge. वो मैंने आपको बताया, कार्बन है, नाइट्रोसाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है, वाटर, एक्वा, ठीक। तो इसी तरह या ये अमीन, इसी तरह पॉजिटिव लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजीनियम मैंने कहा, नाइट्रोसोनियम कैरी नेगेटिव चार्ज, इसी तरह सल्फेटो, थायोसल्फेटो है, कार्बोनेटो है, ठीक है ना बेटा, हाइड्राइटो है, ऑक्सो है, पुरऑक्सो है। अब छोड़िए वो, अब वो बात की बात है। अब देखो बेटा, यहां तक तो ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां तक तो ठीक है ना? अब देखिएगा, अब जब भी कोई कॉम्प्लेक्स, जब मैंने कल आपको कहा कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ बेटा होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, कुछ बेटा होते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मैंने वो भी कल आपको कहा कि वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं जो फिर मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिनका जो रिटेन करते हैं। अगर हमारे पास बेटा ये है K4FeCN6 है, तो इसका मतलब ये जो है ना अपनी आइडेंटिटी, अगर इसको पानी में डालेंगे एज सच ही रहता है, ठीक है कि नहीं है, ये डिसोसिएट होता है 4 टाइम्स K पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है? हालांकि इसके लिए थोड़ा बहुत मैं नेमिंग से पहले मैं चाहता हूं कि वर्नर थ्योरी में समझाऊं, उसमें प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं और ये या प्रिंसिपल वैलेंसी किसको कहते हैं, ठीक है ना, आयोनाइजेबल वैलेंसी, सब्सिडियरी वैलेंसी और ऑक्सिलरी वैलेंसी कौन है, उसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपस में जुड़ा हुआ है, किस कौन सी बॉन्डिंग इनके अंदर है, कौन सी बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन के बीच होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि परफेक्ट वही होगा जो स्टेबल होगा, इसको कुछ नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे कोई और लेंगे, फॉर एग्जांपल ये है CnCN4, ठीक है बेटा कि नहीं, अगर इसको छोड़ेंगे, क्योंकि साइज भी मैटर करता है, जितना बेटा साइज बड़ा होगा किसी का, उतना उतनी उतनी जो बॉन्ड ये स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। उतना अगर इस किसी में उसको डालते हैं तो वो क्या हो, वो बिहेव करता है वहां तो कुछ हद तक डबल सॉल्ट, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी गवाता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी गवाता नहीं है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर डबल सॉल्ट और उसमें क्या फर्क है, बात समझ? वो होती है यूजुअली इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां साइज होगा बड़ा, लिगेंड का साइज बड़ा होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स, थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स जो मैंने कहा, काइनेटिक फैक्टर्स, उनकी वजह से फिर वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है? अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा, अब ये भी है कि अब ये भी यहाँ पे थोड़ा बहुत समझो। अब जो हमारे पास भी मेटल है, मेटल के पास क्या आता है बेटा, लिगेंड आता है। लिगेंड क्या बेटा देता है, वो देता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाता है बेटा उसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ से दिया इसने, यहाँ से दिया इसने, यहाँ से दिया इसने, तो ये सीधा दिखता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना? जैसा कि आपके पास है ये K4FeCN6, ठीक है ना, ये आयोनाइजेशन स्फीयर, आउटर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, एसिड, लिविस बेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपको बेटा पता है कि नहीं? हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा चल रहा है, लगभग 90% वो कंप्लीट हुआ है।
मगर उसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे पता है। मैं आपको इस तरह समझाता, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा कि जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है, एक, चार पे कितना होगा, चार पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एक दो तीन चार। फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे फिर चार नेगेटिव होगा। वो चार नेगेटिव कैसे आएगा, साइनाइडों का हर किसी का क्या है, ये कौन सा लिगेंड है, यहाँ पे आप समझो नेगेटिव लिगेंड है, क्योंकि इस पे का क्या इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ये इस तरह है बेटा CN, और इस तरह है बेटा, ये इस तरह है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये इस तरह नहीं है वाटर की तरह, ये न्यूट्रल नहीं है, इसको न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे। अभी आया समझ, यहाँ पे बेटा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा लिगेंड है फिर, एनायोनिक लिगेंड या नेगेटिव लिगेंड। तो जब यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो अब आयरन के पास क्या होना चाहिए, चार पॉजिटिव किस तरह यहाँ बैठेंगे, जब यहाँ पे चार नेगेटिव आएगा। वो कैसे आएगा, जब इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2। बात समझ में, ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 4 नेगेटिव। आपको पता है बेटा, आपने किया है, हमें पता है अब 2 है। लेट एक्स बी द, अगर हम रखेंगे लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो मुझे बताइए पोटेशियम का क्या होता है, मैंने कहा है +1, आयरन का निकालना है, एक्स रखेंगे प्लस। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, कहा है -1। एज होल क्या है ये, क्योंकि जब ये यहाँ पे ये पूरा होगा, तो ये क्या आपस में चार्ज हो गए, बैलेंस। ये इस तरह है K4FeCN होल 6। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा ये क्या है, होल क्या है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो होल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल। मतलब होल मैं बता रहा हूँ, तो क्या आएगा 4 + x - 6, वो क्या आएगा बेटा -2 + x, वो क्या आएगा -2 - x, वो क्या आएगा x किसके बराबर आएगा, +2। तो ये किस फॉर्म में है, इसमें बेटा फेरस में है, Fe2 पॉजिटिव। ये किस में है, फेरस में है। अगर इसके बदले अब K3FeCN होल 6 होगा, तो यहाँ पे भी समझो, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितने नेगेटिव आने चाहिए, 3। वो कैसे आएंगे, जब ये 6 नेगेटिव है, ये 6 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये 3 कब बनेगा, जब ये किस फॉर्म में होगा, फेरिक में। तो वो क्या निकलना चाहिए, इसी तरह वो भी निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 1 3, इसका x है, ये 6, और ये क्या आएगा -6। ये क्या होल क्या है, अब 0 चार्ज, वो क्या आएगा -3 + x, वो क्या आएगा बेटा -3 - x, x किसके बराबर आएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने किया है 90% लगभग, वो कंप्लीट है। उसमें अब आपका वो रह गया है रेडॉक्स रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट्स निकालना, और why some compounds behave oxidizing agents, some reducing agents, why some have dual character, both act as oxidizing as well as reducing agents। देखो बेटा, अब इसी तरह अगर बेटा अब ये भी है CONH3 होल 6Cl3, ये है बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो हमने दो देखे, एक तो ये है K4FeCN होल 6, ये है, या K3FeCN होल 6, या ये है AgNH3 पॉजिटिव, या ये है AgCN। अभी आपको ये याद नहीं रहेगा, फिर भी आप रखिए थोड़ा बहुत जहन में। ये है NiCO होल 4, ठीक है बेटा कि नहीं। अब आपसे कोई भी पूछेगा, कहेगा लिगेंड आपको पता है, कम से कम ये लिगेंड्स मैंने आपको बताए। अब आपसे कोई भी पूछेगा ये कि आप मुझे बताओ इसमें मेटल कौन है, सीधा निकल, Ni मीन्स निकल, निकल है बेटा। इसमें कौन सा है, आयरन है, आयरन है, ये याद रखें, आयरन है। इसमें आप बताओ बेटा इसमें क्या है, ये इसमें आयरन है, इसमें बेटा क्या है, सिल्वर है, अर्जेंटीनम, इसमें क्या है, सिल्वर है, इसमें क्या है, ये है, मान के चलिए, ये मान के चलिए, ठीक है कि नहीं है। इसमें क्या है बेटा, प्लैटिनम है, प्लैटिनम है। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है।
ठीक, इसमें लिगेंड कौन है? CO है सर। ये कौन है? न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मगर लोन पेयर दे रहा है। अब इसमें कौन सा है? साइनाइडो है सर या साइनो है? साइनाइडो या साइनो है। तो इस पे कौन सा चार्ज है? कौन सा लिगेंड है? एनायोनिक लिगेंड है। ये कौन सा है? ये भी यही है, सेम। यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? ये अमीन है। ये अमीन है, सॉरी, अमीन है ये। ठीक है कि नहीं है? ये अमीन है। यहाँ पे क्या है बेटा? ये अमीन है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? यही अमीन है, न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे कौन है बेटा? साइनाइडो है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अब कोई कहेगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 6 है। 6 लिगेंड्स अटैच है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सर 2 ही है। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि 2 ही लिगेंड अटैच है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। और फिर इसके बाद आपको कहेगा ये सिफियर पता है, इसमें आप बताइए इसमें कोई बाहर वाला आयोनाइजेशन पार्ट है? सर नहीं है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर 0 चार्ज होगा, कुछ नहीं चार्ज? सर इसको फिर कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। इस पे कोई नहीं है। जरा ये बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये कौन सा? अगर इसको तोड़ेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा जब इसको तोड़ेंगे? आयोनाइज होगा। सर ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये तोड़ेंगे 3 नेगेटिव, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स? अगर ये अलग हो जाएगा, अगर पानी में डालेंगे, ये मगर अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है। इसी को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हालांकि ब्लिज ने इसके लिए क्लासिफिकेशन भी दी, डेविस आ गया, उसने भी क्लासिफिकेशन, चलो वो देखेंगे बाद में, पहले थोड़ा बहुत अब समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद ये आ रहा है, इसमें आप मुझे बताइए क्लोरीन, ये क्या? अगर इसको पानी में डालेंगे डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 3 पॉजिटिव। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फिर बनेगा? अगर ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है सर, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ही, इसको अगर यहाँ पे Cl रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं, क्लोरीन कोई भी रखो आप नेगेटिव वाला। तो ये क्या है बेटा? ये है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। सर ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1। इसके ऊपर कितना है? क्योंकि 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। इसके ऊपर 0 है। इसके ऊपर क्या है? फिर 4, ये है 4 नेगेटिव है। इसके ऊपर क्या है? फिर 3 नेगेटिव है। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव। यहाँ पे AgCN2 नेगेटिव है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1। अब यहाँ पे अगर इसको सेपरेट करेंगे 4 टाइम्स Cl नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा? PTNH3 ये क्या आएगा बेटा? 4 पॉजिटिव। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? इसका मतलब अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको नोट कीजिएगा, तो नजर से ही आपको पता चला। मैंने आपको साइनाइडो कहा या साइनो, आपने कहा सर ये एनायोनिक लिगेंड है, नेगेटिव। सर ये अमीन है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये साइनाइडो है, ये साइनाइडो है। ये कोबाल्ट है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है ना? कहीं पे CS होगा तो वो क्या है? थायोकार्बोनाइल। वो क्या है? वो भी न्यूट्रल लिगेंड है। कहीं पे वाटर होगा, वो क्या है बेटा? अगर इसी में कोबाल्ट में ही देखेंगे, CONH3 H2O 2। ठीक है बेटा कि नहीं है? बाहर से Cl3। तो यहाँ पे क्या है? ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये सारे क्या? होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक। ये क्या है? होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक। मगर ये क्या है? हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब ये बेटा आपको समझ आया, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, अब इसमें आप बेटा बताओ, यहाँ पे अब एक चीज है इसमें, अब वो चीज थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर इसके बाद इसकी डेंटिस्टी पे आएंगे, फिर वर्नर थ्योरी, फिर नॉमेनक्लेचर। अब देखेंगे बेटा, पहले अगर हमारे पास अब बेटा ये है, मान के चलिए अभी आपको कहा निकल है, CO4 है। ये कौन सा लिगेंड है? सर न्यूट्रल लिगेंड है, नो चार्ज।
ये क्या है, निकल है। यहाँ पे क्या ओवरऑल चार्ज है, 0, न्यूट्रल है। तो इसका मतलब निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है? नहीं। निकल एज सच क्या है, निकल का रोमन न्यूमरल क्या आएगा फिर, ये निकल 0 है। मतलब ये क्या है, ये नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्या है, निकल का कुछ नहीं है, ना निकल यहाँ पे बना है +1, ना बना है +2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब न्यूट्रल आ गया तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसने भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। मगर जब यहाँ पे बात आती है FeCN6, यहाँ पे K4 है। अभी आपको मैंने कहा जब 6 नेगेटिव है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 4 नेगेटिव। वो कैसे आएंगे, जब इसमें से 2 कम हो जाएंगे, फिर इसका क्या होना चाहिए, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे इस पे चार्ज कौन सा चार्ज है बेटा, मतलब इस पे, ये मतलब इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, मुझे इसका तो पता है 2 पॉजिटिव, मगर इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, 4 नेगेटिव। याद रखा, ये क्या कॉम्प्लेक्स है, अगर तोड़ेंगे अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर बेटा ये होगा CONH346 बेटा, ठीक है ना, Cl3, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 3, क्योंकि अमीन क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव। ये बात समझे बेटा, इसको बेटा समझे, इन चीजों को, ये समझ आ गया। क्यों यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। 3 नेगेटिव आए हैं, तो यहाँ पे कितना वर्णन मैं पूरी तरह सिखाऊंगा। तो 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 पॉजिटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, कैटायोनिक है। इस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये देखिए, अब मैं इस तरह बेटा समझाऊंगा आपको, ये इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब अगर बेटा इस तरह होगा कोई कॉम्प्लेक्स, मान के चलिए MlN है, तो यहाँ पे 0 है, ये याद रखें। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह है, MlN ही है, मगर यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस, नेगेटिव। कोई इस तरह है, MlN है, तो यहाँ पे मान के चलिए है बेटा प्लस, ये रखिए माइनस। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम बेटा क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको बेटा क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मुझे कहने का मकसद क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसको बेटा क्या कहेंगे, ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। या इसको बेटा क्या कहते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। इसको बेटा क्या कहते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसको बेटा क्या कहते हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। मुझे आप एक चीज बताइए बेटा, अब एक चीज है, हर किसी में लिगेंड है, हर किसी में सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन है। मगर अब यहाँ पे क्योंकि आपने देखा कि मेटल आयन, निकल देखा अभी, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपल वो मेटल है, वही मैं कह रहा था। अगर इस पे कहीं पे चार्ज होगा, जैसे कि ये है, मान के चलिए NiCN4 2 नेगेटिव, ये अभी आप समझोगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, क्योंकि 4 नेगेटिव आ रहे हैं, तो 2 पॉजिटिव इसका होना चाहिए। तो ये बेटा क्या आएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव। तो छोड़िए इस फिलहाल इसको। अब मेरे कहने का मतलब, मकसद क्या है, मुझे जहां पे आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उन एलिमेंटों को आपको सिर्फ नाम देने हैं, अपने नाम। अगर कोई मान के चलिए, अगर निकल है, ठीक है बेटा कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये न्यूट्रल बनाता है, तो इसमें नेमिंग में, अब नेमिंग आगे चलकर देखेंगे, उनमें हम क्या लेते हैं बेटा, निकल नाम, क्या लेंगे, निकल, ठीक है ना। मगर अगर इसी निकल का कॉम्प्लेक्स होगा बेटा नेगेटिव वाला, यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव, तो उस वक्त इसमें लगाते हैं निकल जो है ना, निकल जो है, निकल है ना, NiCKEL, निक, वहां पे 8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो नाम आएगा निकलेट। क्या आएगा, निकलेट। क्या आएगा नाम, निकलेट। अगर इसी तरह प्लेटिनम पे ओवरऑल चार्ज आएगा नेगेटिव, चाहे 2 चाहे ये, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के, उसको बेटा कहेंगे प्लैटिनेट। क्या कहेंगे बेटा, प्लैटिनेट, ठीक है ना। अगर कोबाल्ट पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, तो उसको कहेंगे कोबाल्टेट। क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, कोबाल्ट। तो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, उस वक्त हम नाम के साथ 8 लगाते हैं, निकलेट, ठीक है बेटा कि नहीं है, कोबाल्टेट। अगर आयरन होगा,
इस तरह अगर आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, प्लेटिनम होगा, निकल होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, प्लेडियम होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, कॉपर होगा, ठीक, जिंक होगा। तो अगर इनके कॉम्प्लेक्सों पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, मतलब दो नेगेटिव है वट एवर, मगर नेगेटिव अगर, तो इसको बेटा कहते हैं तो फिर फेरेट, क्या कहते हैं वहां पे, फेरेट। अगर कोबाल्ट पे होगा तो क्या कहेंगे, कोबाल्टेट। अगर प्लेटिनम होगा तो क्या कहते हैं, प्लेटिनेट। अगर निकल पे होगा तो कहेंगे निकलेट। अगर गोल्ड पे होगा तो ओरियम, ओरेट। अगर सिल्वर पे होगा तो अर्जेंटेट। अगर प्लेडियम पे होगा तो पैलिडेट। अगर कॉपर पे होगा तो क्यूपरेट। अगर जिंक पे होगा तो जिंकेट। अगर मरकरी पे होगा तो मर्क्यूरेट। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर मैंगनीज पे होगा मैंगनीट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर क्रोमियम पे होगा तो उसको बेटा क्या कहेंगे, क्रोमेट। ये तो जहां पर भी आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कब आपको समझ आएगा, जब इसको इस साइड से सिंपल कैटआयन या कुछ होगा, ठीक है बेटा, या कम, तो इस उस वक्त उसको क्या लगाते हैं एंड में, चाहे आयरन हो फेरेट, कोबाल्ट हो कोबाल्टेट, प्लैटिनम हो प्लैटिनेट, निकल हो निकलेट, गोल्ड हो ऑरेट, जिंक हो जिंकेट, कॉपर हो क्यूपरेट, प्लेडियम हो पैलेडेट, अर्जन सिल्वर हो अर्जेंटेट, क्रोमियम हो क्रोमेट, मरकरी हो मरकरी। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो वहां पे क्या लगता है, एट एट। मगर अगर यही कॉम्प्लेक्स यही बनाएंगे, या बनाएंगे न्यूट्रल या बनाएंगे पॉजिटिव, यही सेंट्रल मैटर, ठीक है बेटा कि नहीं है, उस वक्त इनका अपना नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल निकल है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, क्रोमियम है, जिंक है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उस वक्त प्लेटिनम है, तो उस वक्त इनका नाम क्या देना है, अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एनायोनिक तो क्या लेंगे, निकलेट, क्रोमियम का क्रोमेट, जिंकेट, पैलिडेट, वैनिडेट, ठीक है ना, मर्क्यूरेट, जिंकेट, क्रोमेट, क्यूपरेट, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, प्लैटिनेट, ठीक। मगर कोबाल्ट कोबाल्टेट, आयरन होगा फेरेट। मगर अगर ये वाले कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, न्यूट्रल या पॉजिटिव, वहां पे इनका अपना नाम देना है, सीधा कहना है निकल, निकल, आयरन, इसको फेरन आयरन कहना है, इसको सिल्वर, ये देखेंगे आगे चलकर सिल्वर, इसको कॉपर, फिर वहां पे रोमन न्यूमरल 7 रखने वो छोड़ो, फिर इसको क्या कहेंगे, गोल्ड, इसको क्रोमियम, वहां पे सीधा नाम रखना है क्रोमियम। इसका नाम क्या रखेंगे बेटा, जिंक, इसका नाम क्या आएगा, प्लेटिनम। अगर वी होगा वैनेडियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो जहां पर भी एनी कॉम्प्लेक्स विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल इन नेचर, सो elements are recognized by their name as nickel, iron, silver, copper, gold, chromium, zinc, platinum. But as far as anionic complexes are concerned, तो वहां पे हमें 8 लगाना है, निकलेट, फेरेट, अर्जेंटेट, क्यूपरेट, ऑरेट, क्रोमेट, जिंकेट, प्लेटिनेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये इस बात का आपको खासा ख्याल रखना है, इसको नोट कीजिएगा। तो फिर से मैं, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा, अगर मान के चलिए AgNH3O2 है, हालांकि अभी आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये क्या है अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूं। यही होगा AgCnO2 नेगेटिव है, CuNH3 2 पॉजिटिव है, यही मान के चलिए COCn4
2 नेगेटिव है, यही बेटा CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अभी आपको इसके साथ नहीं, अभी ये थोड़ा समझाने के लिए है। PTNH3 होल 6 4 पॉजिटिव, या इस तरह बेटा है, निकल है, ठीक है कि नहीं है। अब मुझे बताइए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो इस एलिमेंट का नाम क्या आएगा, सीधा सिल्वर। ठीक, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, कैटायोनिक, क्योंकि प्लस है तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, कोबाल्ट। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बेटा ये है क्या 4 है, तो इसमें ये क्या, इसका नाम क्या आएगा, सीधा प्लैटिनम। अब बेटा ये है, अब ये है, यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव, तो इसका बेटा नाम क्या देंगे, सीधा कॉपर। यहाँ पे ये क्या है बेटा, न्यूट्रल है 0, तो इसका नाम क्या आएगा, सीधा निकल। मगर कहाँ पे टेंशन है, कहाँ पे ये है, जहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे इसका नाम सिल्वर नहीं देंगे, इसको बेटा क्या कहते हैं, वहां पे अर्जेंटेट, क्या कहते हैं, अर्जेंटेट। और फिर रोमन न्यूमरल मतलब देखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है बेटा कि नहीं। इसका 1 है तो ये छोड़िए फिलहाल, ये मैं अगले लेक्चर में बोलूंगा। तो यहाँ पर इसका ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो नाम क्या आएगा, क्यूपरेट। क्या आएगा बेटा, नाम क्या आएगा इसका, क्यूपरेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, जिंक है, मान के चलिए ये है, मैंने बनाया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा छोड़िए इसको, मान के चलिए अगर मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दूंगा, निकल ही है, यहाँ पे इस तरह है, ये कहोगे सर ये क्या है, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। अब छोड़ो इसको, इसको कहते हैं बेटा ट्रिस इथाइलिन डायमाइन निकल सेकंड आयन, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दिखता ये 3 है, मगर इसके बाइडेंटेड लिगेंड है। वो हम जब डेंटिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है मोनोडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स किनको कहते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स किनको कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स किनको कहते हैं, चीलिएटिंग लिगेंड्स किसको कहते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है, ये हमें इसमें फिर जब डेंटिस्ट्री उठेगी। फिलहाल मैं ये आपको समझा रहा था, जहां पर भी आपको अब कोई भी देगा, मान के चलिए यहाँ पे बेटा Ml, मान के चलिए Ml6 है, यहाँ पे Ml6 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई चार्ज होगा, कोई भी चार्ज, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, पॉजिटिव और 0 के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे मेटल एज सच अपना नाम देता है। अगर प्लैटिनम होगा तो नाम प्लैटिनम, शाबाश। अगर बेटा गोल्ड होगा Au, तो नाम सीधा गोल्ड देना है। अगर सिल्वर होगा, फिर से कहूंगा, फिर समझाऊंगा, सिल्वर देंगे। अगर जिंक होगा तो नाम देना है जिंक। अगर बेटा ये क्या कहते हैं इसको हम, कॉपर होगा तो नाम क्या देना है, कॉपर देना है। अगर निकल होगा तो नाम क्या देना है, सीधा निकल, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर प्लेडियम होगा तो नाम क्या देना है, प्लेडियम। अगर वेनेडियम होगा तो क्या नाम देंगे, वेनेडियम। अगर क्रोमियम होगा तो नाम क्या देंगे, क्रोमियम। अगर मैंगनीज होगा तो नाम क्या देंगे, मैंगनीज। अगर आयरन होगा तो नाम क्या देंगे, आयरन, यानी। मगर अगर यही कॉम्प्लेक्स होगा नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स इसके बगैर होगा, नेगेटिव वाले होंगे, तो इसको फिर नाम देना प्लैटिनेट, ऑरेट, अर्जेंटेट, जिंकेट, कोबाल्टेट, ये सॉरी ये कॉपर है Cu, क्यूपरेट, निकलेट, फेरेट, मैंगनेट, पैलेडेट, वैनिडेट, क्रोमेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें हमें जो मैंने अभी आपको कहा था, ये वाला जो मैंने दिया था आपको CON होल 3, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बेटा ये है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये इस तरह होता है CH2 NH2 NH2, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे इसको 2 डोनर साइड्स है और न्यूट्रल इन नेचर है, इसको कहते हैं इथाइलिन डायमाइन, इसको कहते हैं ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो निकल 2 आयन आएगा ये, ठीक है बेटा नहीं है।
तो अब हमें इसके बाद अब डेंटिस्ट्री पढ़नी है, उसमें मैंने आपको कहा क्या क्या करना है। फिर उसके बाद थोड़ा वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेमिंग्स पढ़नी है, इसमें नेम क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी, ठीक है ना बेटा। तो वो चीजें अब हमें आगे चलकर, अभी ये बड़ा टॉपिक है, और जो मैंने आपको स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दिया उसको भी आगे चलकर देखेंगे। दिस ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए स्टेबिलिटी क्या होती है, उसको क्यूमुलेटिव कांस्टेंट भी कहते हैं, उसमें वो भी फिर देखेंगे। चलिए, थैंक्स।